जय हिंद दोस्तों। हिस्ट्री अड्डा में आप सभी का स्वागत है। मैं अनुज प्रताप सिंह। राणा महाराणा सीरीज में जो है हम महाराणा सांगा पर आ चुके हैं, या राणा सांगा या महाराणा सांगा, और इनका एक एपिसोड जो है शुरुआत हमने कर दी थी, जिनके बारे में कि कैसे वो मेवाड़ के राणा बने। कितने इनोसेंट थे, परंतु शासक बनने के उपरांत उन्होंने सभी जो एक राजा की जिम्मेदारियां होती हैं वो पूरी तरह निभाई। शत्रुओं पर आक्रमण किए, राज्य का विस्तार किया और अपने संस्कृति और धर्म की रक्षा के जो है उन्होंने की। तो इससे स्पष्ट है कि ये पहले जब तीसरे नंबर के भाई थे, पृथ्वीराज सिसोदिया, उड़ना राजकुमार, उसके बाद जो है जयबंद, और फिर तीसरे नंबर पर ये थे, जबकि दोनों भाई मर चुके थे। जयबंद जो है वो राव सुल्तान के द्वारा मारा गया, जबकि पृथ्वीराज सिसोदिया को उसके बहनोई ने, जगमान ने जहर दे दिया था, जिससे जो है वो दोनों मर गए। अब जैसे ही रायबंद को यह ज्ञात हुआ कि उसका तीसरा पुत्र सांगा जो है वो जीवित है, क्योंकि सामंतों ने खोजा उसको, तो खोज करके पाया तो वो अजमेर के श्रीनगर में करमचंद पंवार के साथ जो थे वो प्राप्त हुए। तो उनको लाया गया और उनको अगला अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। तो ये तो उनकी शुरुआती। अब इनकी शुरुआती बात से ये तो स्पष्ट है कि उनके दोनों बड़े भाइयों ने उन पर आक्रमण किया, किंतु उन्होंने बिल्कुल भी अपने बड़े भाइयों को कुछ नहीं कहा। इतने मतलब शांत स्वभाव के थे पहले तो। किंतु परिस्थिति बस जो है, अगर ये पृथ्वीराज सिसोदिया वगैरह में से कोई शासक बन जाता तो राणा सांगा को कोई नहीं जानता, क्योंकि वो कभी भी प्रतिरोध नहीं करते अपने भाइयों का, अपने परिवार मतलब कंधे में नहीं फंसना चाहते थे। वो आराम से वो जीवन जी रहे थे वहां करमचंद के साथ। डाकू भी बन गए थे, मतलब कुछ लूटपाट करते थे उनके करमचंद पंवार के साथ। करमचंद पंवार ने अपनी पुत्री का विवाह भी राणा सांगा से कर दिया था। जैसे कि हम जानते हैं 1509 में राणा सांगा मेवाड़ के राणा बने। 1528 तक कल मैंने आपको थोड़ा सा जिक्र भी किया था, वो रिपीट कर देता हूं। राणा सांगा के प्रथम एपिसोड में जो है हमने काफी कुछ बता दिया था, जैसे कि उसके समय दिल्ली सल्तनत में लोधी वंश था, और अभी उसी की हम चर्चा करेंगे। अभी तक तो हमने उनके बारे में यही बताया था कि सिकंदर लोधी जो था निजाम खां, उसके समय दिल्ली में मोट की मस्जिद बनवाई गई, और उसके समय ही उसने जो है आगरा की स्थापना की थी और उसे राजधानी बनाया था। कल मैं बात बता चुका हूं। तो इसके समय की शक्तियों की बात करते हैं, तो मैंने आपको नक्शे में भी बताया था। दिल्ली में लोधी वंश, ये तो मेवाड़ है ही, और गुजरात में महमूद बेवड़ा का पुत्र था मुजफ्फर शाह द्वितीय। मुजफ्फर शाह द्वितीय, और यहां मांडवा था, जिसकी राजधानी मांडू थी, और यहां का जो शासक था महमूद खिलजी द्वितीय। ठीक है, कल मैं ये बता चुका हूं, और लोधी वंश के साथ जो है उसकी कुछ बातें हमने बता दी थी। लोधी वंश की, उसमें सिकंदर लोधी के विषय में हमने बताया था। आज हम इब्राहिम लोधी के बारे में बताएंगे, क्योंकि 1517 में गले की बीमारी से सिकंदर लोधी की दिल्ली में मृत्यु हो गई। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ेंगे, और अब जो है इब्राहिम लोधी से इसके कैसे संबंध रहे। इब्राहिम लोधी जैसे ही गद्दी पर बैठा 1517 में, वैसे ही उसने जो है 1517 के एंड में मेवाड़ पर अटैक कर दिया। ठीक है, यहां इब्राहिम लोधी था 1517 के बाद, 1517 से 1526। ठीक है, अब क्या किया कि इब्राहिम लोधी ने आक्रमण किया। यहां पर एक स्थान है बूंदी में, खातौली। तो 1517 में यहां से उसने खातौली में आक्रमण किया।
किंतु राणा सांगा ने इसे बुरी तरह से हरा दिया था, बुरी तरह से। काफी सैनिक मारे गए इब्राहिम लोदी के। अब वो तिनबिंडा उठा, अग्निसान फिर तैयारी करके आया और 1518 में उसने आक्रमण किया यहां। अब वो ज्यादा नहीं आ सका था, वो यहां से यहां तक ही आया था। यहां है बाड़ी, या बारी भी कह देते हैं इसको, ये धौनपुर में पड़ता है। ठीक है, ये युद्ध हुआ है 1518 में। तो 1517 में खातौनी के युद्ध में राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को बुरी तरह से पराजित किया। काफी सैनिक हताहत हुए, मारे गए, और वो तिनबिंदा उठा अपमान से। और अगले ही साल 1518 में फिर पुनः उसने मेवाड़ पर आक्रमण किया, किंतु अभी धौनपुर में ही उसको रोक लिया गया, बाड़ी या बारी नामक स्थान पर। 1518 में वहां उसे फिर पुनः जो है हराया बुरी तरह से। और बाबर भी अपनी आत्मकथा में इसके बारे में यह बात लिखता है कि ये उत्तर भारत का सबसे अधिक शक्तिशाली शासक था, क्योंकि दक्षिण में इस समय विजयनगर पर कृष्णदेवराय था। बाबर अपनी पुस्तक में जो है 5 मुस्लिम राजाओं और 2 हिंदू राजाओं का जिक्र करता है भारत के, जिनमें सर्वाधिक शक्तिशाली विजयनगर के कृष्णदेवराय को बताता है। वो बाबर की आत्मकथा तुजू के बाबरी में ऐसा लिखा हुआ है। और उत्तर भारत का सबसे अधिक शक्तिशाली शासक जिसे बताया वो है राणा सांगा, बाबर ने। ठीक है, जिसका हम जिक्र करेंगे। ये तो मैं नक्शे में आपको थोड़ा सा बताया। और आप जानते हैं कि महमूद खिलजी से भी एक युद्ध हुआ, और वो यहां हुआ था झालावाड़ में, इस जगह पर गागरोन। गागरोन का युद्ध जो है 1519 में हुआ था। तो 1517, 1518, 1519 खातौनी का युद्ध 1517 में, बाड़ी का युद्ध 1518 में, और गागरोन का युद्ध जो है महमूद खिलजी द्वितीय के साथ हुआ, ये 1519 में। इन तीनों युद्धों में ही जो है इसने अपने शत्रुओं को, राणा सांगा ने, बुरी तरह से हराया था। ठीक है, तो अब एक एक युद्ध की हम चर्चा यहां करते हैं। राणा सांगा भाग 2। भाग 2 पहला एपिसोड हम कन कर चुके हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि युद्धों की सीधी सी बात कर लेते हैं। पहले तो है खातौनी, बूंदी में पड़ता था। वर्तमान में खातौनी जो है कहां है? कोटा में। वर्तमान में खातौनी कोटा में है, पहले उस समय बूंदी में। तो खातौनी का युद्ध यानी कोटा 1517 में। इब्राहिम लोदी जैसे ही दिल्ली की गद्दी पर बैठा, उसने मेवाड़ का दमन करने के लिए 1517 में ही आक्रमण कर दिया। खातौनी नामक स्थान पर उसका स्वागत हुआ जोरदार। मेवाड़ और दूसरी तरफ थे दिल्ली यानी लोदी। मेवाड़ में राणा सांगा और दिल्ली में इब्राहिम लोदी। ठीक है, और जैसे कि हम जानते हैं परिणाम इसका मेवाड़ के पक्ष में रहा। सांगा विजयी हुए और लोदी को बुरी तरह से पराजित किया। और जैसे कि मैंने बताया आपको कि इसमें इब्राहिम लोदी के बहुत ज्यादा नुकसान हुआ, उसके बहुत सारे सैनिक मारे गए युद्ध में। ठीक है, तो ये हमें याद रखना है। खातौनी यानी वर्तमान में कोटा है, ये बूंदी मत कर देना, बूंदी पहले हुआ करता था और कई गाइडों में अभी भी बूंदी लिखा आता है। ठीक है, जो लेटेस्ट आ रही है उनमें तो कोटा कर दिया गया है, पर आप ध्यान रखना। खातौनी का युद्ध 1517 में इब्राहिम लोदी और राणा सांगा के बीच में, परिणाम राणा सांगा के पक्ष में रहा था। ठीक है,
बाड़ी या बारी का युद्ध 1518। फिर वही सेम और फिर परिणाम सेम। ठीक है, परिणाम वही जो खातौनी युद्ध में था, यानी कि राणा सांगा की इसमें विजय हुई थी। ठीक है, तो ये दो युद्ध हैं, सिंपल है। दोनों युद्धों में लोधी यानी पठान, लोधी जो थे वो पठान थे। भारत में पहला पठान राज्य लोधी वंश था। भारत में दो पठान राज्य हुए हैं, एक लोधी वंश और दूसरा जो है सूरी वंश। शेरशाह सूरी भी पठान था और लोधी भी पठान थे। ठीक है, तो याद रखना भारत में दो पठान वंश हुए हैं, एक तो लोधी, ये भारत का पहला पठान वंश था, जबकि सूरी भारत का दूसरा पठान वंश था। ठीक है, तो ये है आपके सामने। अब जैसे कि मैंने कहा था थोड़ा सा पहले, चलते हैं। गागरोन का युद्ध 1519 में, मालवा का महमूद खिलजी द्वितीय। गागरोन का युद्ध 1519। जैसे कि हम जानते हैं गागरोन कहां है, झालावाड़ में। यह स्थान झालावाड़ जिले में है। ठीक है, और पूरब या दक्षिण पूर्व की ओर से जो है मांडवा पड़ता है। मेवाड़ के पूरब में कौन सा क्षेत्र था, मांडवा, और जहां का सुल्तान कौन था, महमूद खिलजी द्वितीय, सेकंड। याद कीजिए, राणा कुंभा ने महमूद खिलजी प्रथम को हराया था, यही मांडवा का था। राणा कुंभा का पोता है राणा सांगा और महमूद खिलजी प्रथम का पोता है महमूद खिलजी द्वितीय। इतिहास ने कुछ समय के बाद, क्योंकि वो युद्ध हुआ 1437 में, सारंगपुर का युद्ध था, ये 1519 में गागरोन का। पहले इनके दादाओं के बीच में हुआ, तब मेवाड़ जीता था। अब इनके पोतों के बीच में हो रहा है, मतलब उनके पोतों के बीच में कुंभा और होंगे, तो जो है तभी भी मेवाड़ ही विजयी हुआ। इतिहास ने अपने आप को दोहरा दिया। तो गागरोन पहले सारंगपुर का युद्ध हुआ था इनके दादाओं के बीच में। मेवाड़ के पूरब यानी ईस्ट में मांडवा स्थित था। देखिए, मांडवा क्षेत्र जो है ये कुछ थोड़ा सा हिस्सा इसमें गुजरात का पूर्वी भाग भी आ जाता है। जब मांडवा का विस्तार होता है तो पूर्वी भाग भी आ जाता है, जो कि ज्यादा ये मध्य प्रदेश में ही पड़ता है। अब मांडवा क्षेत्र का नाम क्यों कैसे पड़ा, तो प्राचीन समय में एक जनजाति होती थी, मानव जनजाति। तो ये पहले जो है पंजाब में की ओर थी, तो वहां भी अभी छोटा सा एक क्षेत्र है, मांडवा क्षेत्र है पंजाब में भी। फिर ये दक्षिण की ओर बढ़ते गए और फिर ये वहां आकर बसे, तो उस कारण से जो है मध्य प्रदेश में उस क्षेत्र का नाम ही पड़ गया उस जनजाति के नाम पर, मानव जनजाति के नाम पर मांडवा क्षेत्र। पंजाब में भी मांडवा है, छोटा मांडवा है, तो वहां भी पहले मानव जनजाति ही निवास करती थी। जनजाति के नाम पर ही वो क्षेत्र भी है पंजाब वाला और ये मध्य प्रदेश वाला भी, मांडवा क्षेत्र। ठीक है, आप जानते होंगे हिस्ट्री के हैं तो, कि मानव जनजाति जो है प्राचीन एक जनजाति थी जिसके नाम पर इसका नाम हुआ। ठीक है, पूर्व में स्थित था, जिसकी राजधानी, मांडवा की राजधानी क्या थी,
कई बार कन बताई थी मैंने, जिसकी राजधानी मांडू थी। यहां यानी कि मांडवा का शासक महमूद खिलजी द्वितीय था। ठीक है, महमूद के प्रधानमंत्री मेदिनी राय ने, जो कि हिंदुओं के अधिकारों की रक्षा हेतु महमूद खिलजी को पराजित कर दिया। देखिए, मेन युद्ध का कारण जो उस समय तत्कालीन कारण क्या था कि देखो, गागरोन का युद्ध, गागरोन कहां है? झालावाड़ जिले में, ये तो गागरोन है। अब इस युद्ध की पृष्ठभूमि बता रहा हूं मैं। गागरोन के युद्ध की पृष्ठभूमि क्या थी? ठीक है, वो ये है कि मेवाड़ के पूर्व में एक क्षेत्र है मांडवा क्षेत्र, जिसकी राजधानी मांडू थी, और मांडवा का शासक इस समय महमूद खिलजी द्वितीय था। सेकंड, महमूद के प्रधानमंत्री मेदिनी राय, जो पहले वहां पदाधिकारी था, फिर क्योंकि अपनी बुद्धिमत्ता और कौशल से वो उच्च पद पर पहुंचा। महमूद खिलजी द्वितीय जो था वो हिंदुओं के काफी अधिकारों का उल्लंघन करता था, उनको जो है स्वतंत्र जीवन नहीं जीने देता था। प्रधानमंत्री होते हुए मेदिनी राय ने इसका विरोध किया। उसने युद्ध के द्वारा जो है महमूद खिलजी को हरा दिया। अब महमूद खिलजी भागा भागा गया गुजरात के मुस्लिम शासक के पास, जिसका नाम क्या था? मोहम्मद शाह द्वितीय। महमूद बेगड़ा का पुत्र था मोहम्मद शाह द्वितीय। तो दोनों ने मेदिनी राय पर अटैक किया और मेदिनी राय को अपना क्षेत्र छोड़ना पड़ा। वो चंदेरी में था और चंदेरी छोड़ करके भागना पड़ा। उसने शरण ली राणा सांगा की। राणा सांगा की शरण ली मेदिनी राय ने, और चंदेरी के मेदिनी राय ने जो है राणा सांगा की सहायता से गागरोन के युद्ध में महमूद खिलजी द्वितीय को पराजित ही नहीं किया, उसको बंदी भी बनाया, बंदी भी बनाकर रखा। फिर बाद में जो है उसको काफी उपहार वगैरह देके छोड़ दिया। ये एक सद्गुण विकृति है, जिसको कर्नल जेम्स स्टोर ने कहा है कि ये ज्यादा अपनी परोपकारिता दिखाते थे उस समय, परंतु इनको ये नहीं पता था कि बाद में ये शत्रु का भूमिका में रहते थे। ये कभी भी नहीं सुधर सकते थे। जिनके विरुद्ध इन्होंने उदारता बरती, वो कभी भी नहीं सुधरते थे। जहां तक कि कुंभा ने भी महमूद खिलजी प्रथम को बंदी बना करके छोड़ दिया था। बाद में उसने 5 और आक्रमण किए थे। हालांकि वो विजयी नहीं हो सका, कुंभा को पराजित कोई भी नहीं कर सका था, किंतु फिर भी प्रयास तो किए ही ना। मतलब उदारता उनके प्रति उदारता बरत रहे हैं, जिनसे बार बार। अब एक पत्थर है, आप अगर कहीं चले जा रहे हो, उससे आपको ठोकर लग गई, तो या तो आप उस पत्थर को हटा दोगे या वो मार्ग परिवर्तित कर दोगे। यही है कि बार बार ठोकर खाओगे उससे। इससे ही सद्गुण विकृति का है, अपनी परोपकारिता दिखाई है इन्होंने। कुछ राणाओं ने जो है, हालांकि राणा प्रताप ने नहीं दिखाई, ये वहां जाकर के इस जो है सद्गुण विकृति का अंत होता हुआ दिखाई देता है। आगे पढ़ेंगे महाराणा प्रताप के विषय में। तो ये कारण ये रहा, मेदिनी राय ने सहायता मांगी और मेदिनी राय को पराजित किसने किया? महमूद खिलजी द्वितीय भाग करके गुजरात के शासक के पास गया, मोहम्मद शाह द्वितीय के पास। ठीक है, और मोहम्मद शाह नहीं, मुजफ्फर शाह। तो मुजफ्फर शाह ने इसकी सहायता की और मेदिनी राय को पराजित कर दिया। मेदिनी राय सहायता हेतु कहां आया? राणा सांगा के पास। तब ये गागरोन का युद्ध हुआ। तो गागरोन के युद्ध की पृष्ठभूमि थी वो। पर 1519 में ये हुआ था, जबकि खातोनी का 1517 में और बाड़ी का 1518 में।
मेवाड़, मेवाड़ में कौन थे? राणा सांगा। और मांडवा का शासक था महमूद खिलजी द्वितीय। और इसके साथ कौन था? जैसे कि हम बता चुके हैं, गुजरात का शासक मुजफ्फर शाह द्वितीय, गुजरात का था ये। और राणा सांगा के साथ कौन था? मेदिनी राय की सेना भी थी। ठीक है, तो गागरोन जो झालावाड़ जिले में है, राजस्थान के दक्षिण पूर्व में एक डिस्ट्रिक्ट है, और मध्य प्रदेश से उसकी सीमा लगती है। तो मांडवा से उसकी सीमा लगती थी, और यही गागरोन का युद्ध हुआ 1519 के वर्ष में हुआ, मेवाड़ और मांडवा के बीच में। इस युद्ध में राणा सांगा, उनका साथ चंदेरी के मेदिनी राय ने दिया था। चंदेरी भी मध्य प्रदेश में है। और महमूद खिलजी के साथ दिया था गुजरात के मुस्लिम शासक मुजफ्फर शाह द्वितीय ने। ठीक है, परिणाम मेवाड़ विजयी हुआ। ठीक है, तो इस युद्ध में भी मेवाड़ की विजय हुई। राणा सांगा उत्तर भारत का सबसे अधिक शक्तिशाली शासक बन चुका था इस समय, क्योंकि उसने दिल्ली सल्तनत को पराजित किया, मांडवा को पराजित किया, गुजरात को पराजित किया। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। एक युद्ध उसका अलग भी हुआ था मुजफ्फर शाह द्वितीय से, उसको भी उसने हराया था। मुजफ्फर शाह द्वितीय को अलग से भी हराया था। ईडर का युद्ध कहलाता है वो, ईडर का युद्ध। तो थोड़ा सा लिख लेते हैं दो लाइनों में, क्या फर्क पड़ता है। देखिए, ईडर जो है मेवाड़ के दक्षिण में जो स्थान है, वहां पर ईडर नामक स्थान पर गुजरात का अधिकार था मुजफ्फर शाह द्वितीय का। उसने अपना एक गवर्नर वहां नियुक्त किया हुआ था, मुवारिज, मुवारिज उन मुल्क। ठीक है, और मुवारिज उन मुल्क बहुत बेकार व्यक्ति था, गवर्नर। बेकार तो क्या मतलब, शत्रुओं के छेड़छाड़ करने में उसको एक पंगे लेने में आनंद आता था। उसने क्या किया, एक कुत्ता पाला। ईडर के गवर्नर ने, मुवारिज उन मुल्क ने एक कुत्ता पाल दिया, और वो कुत्ता जो है वो उसका नाम रखा सांगा। ठीक है, उसका नाम, कुत्ते का नाम सांगा रख दिया। अब सांगा को तो गुस्सा आना ही था। तब सांगा और उनके बीच में युद्ध हुआ। उसमें ईडर का सहायता के लिए गुजरात का शासक तो आएगा ही, क्योंकि ईडर उसी के अधीन था। तो मुजफ्फर शाह द्वितीय को ईडर के युद्ध में राणा सांगा ने हराया था। लिख देते हैं इसमें ऐसे करके। ईडर में गुजरात के शासक ने मुवारिज उन मुल्क को अपना गवर्नर नियुक्त किया। मुवारिज ने अपने कुत्ते का नाम सांगा रखा। अतः गुजरात के शासक व सांगा के बीच युद्ध हुआ। इस युद्ध को ही कहते हैं ईडर का युद्ध, जिसमें
राणा सांगा विजयी हुआ। ठीक है, इसमें राणा सांगा की विजय हुई। आप जानते ही हैं कि जो है राणा सांगा जो थे शुरू से ही थोड़ा उदारवादी भी थे। ठीक है, मतलब अपने घर में ये उदारवादी थे, अपने परिवार में, अपने राज्य में, अपनी प्रजा के प्रति उदारवादी ही इनके दृष्टिकोण रहे हैं। तो एक बात बीच में छोटी सी जो प्रचलित है कथा वो बताता हूं। खातौनी के युद्ध में जो हुआ था ना कोटा में, खातौनी 1517 में इब्राहिम लोदी के विरुद्ध, खातौनी के युद्ध में राणा सांगा का एक हाथ तथा एक पैर कट गया। कभी आ जाए ना, राणा सांगा की आंख तो उसके बड़े भाई ने ही फोड़ दी थी। ठीक है, काफी किशोरावस्था में, और एक आंख, एक हाथ और एक पांव ये चंदे गए उसके। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में जो है राणा सांगा अब गद्दी पर नहीं बैठना चाहता था इस समय। मतलब खातौनी युद्ध के बाद वो नीचे बैठ गया जमीन पे आके। जब वो चित्तौड़ में वापस आए अपनी राजधानी में तो वो जमीन पे बैठ गया कि मैं तो राणा नहीं बनता, क्योंकि जिस प्रकार से मंदिर में भगवान की मूर्ति खंडित नहीं बैठ सकती, खंडित मूर्ति के लिए कोई स्थान मंदिर में नहीं होता, ऐसे ही मैं भी खंडित हो चुका हूं और मैं इस सिंहासन पे नहीं होऊंगा। अब आप एक नया राणा अपनी लिए चुन दो। राणा सांगा इतना उदार था, इसकी इस बात से स्पष्ट होता है कि उसके एक हाथ और एक पांव कट जाने के बाद जो है उसने जमीन पे बैठ गया, कहता मैं सिंहासन के योग्य ही नहीं हूं। उसने कहा कि मैं सिंहासन के योग्य कैसे हो सकता हूं, मैं खंडित हो चुका हूं। और जिस प्रकार मंदिर में मूर्ति जो होती है, ईश्वर की मूर्ति, वो खंडित मूर्ति नहीं हो सकती, खंडित मूर्ति के लिए मंदिर में कोई स्थान नहीं होता, उसी प्रकार से इस सिंहासन पर मेरे को नहीं बैठना है। तो इस ऐसी स्थिति में क्या हुआ कि सभी सामंत जो थे वो कहते कि युद्ध में अगर कोई अंग भंग हो जाए, यदि युद्ध में अंग भंग हो जाए तो वो एक महानता का प्रतीक है, खंडित अवस्था का प्रतीक नहीं है। तो इस प्रकार से बहुत मनावन हुआ, तब जाकर के राणा सांगा पुनः जो है मेवाड़ की गद्दी पर बैठे। तो ये पूरी बात जो है इससे स्पष्ट होता है कि वो कितने उदारवादी थे। और खातौनी के युद्ध में उन्होंने अपने एक हाथ और एक पांव गंवा दिए थे। ठीक है, खातौनी के युद्ध में राणा सांगा का एक हाथ तथा एक पैर कट गया, अतः अंग भंग होने के कारण सांगा ने गद्दी पर बैठने से इनकार कर दिया। तब मेवाड़ के सामंतों के आग्रह पर पुनः मेवाड़ के सिंहासन पर बैठे। तो ये कहानी जो है ना उनके उदारता का प्रतीक है कि वो कितने उदार थे। ठीक है, अपने लोगों के लिए। तो ये याद रखने वाली चीजें हैं कि एक तो ये कि राणा सांगा का पैर व हाथ किस युद्ध में गए, तो वो था खातौनी यानी कोटा का युद्ध 1517 में। ठीक है, अब बात आती है इस समय स्थिति क्या थी कि बाबर, एक विदेशी बाबर उज्बेकिस्तान से भारत की ओर आया। ठीक है, बाबर के विषय में हम भारतीय इतिहास में बताएंगे, यहां संक्षेप में ही बता रहा हूं मैं कि बाबर जो था एक विदेशी उज्बेकिस्तानी था और वो भारत की ओर बढ़ा और
फिर पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ। हालांकि बाबर का यह भारत पर 5वां आक्रमण था, इससे पहले 4 आक्रमण वो कर चुका था। 1519 में बाबर ने भारत पर पहला आक्रमण किया था बाजौर और भैरा के विरुद्ध, 1519 में। और 1526 में, ये पानीपत हरियाणा में है, वहां ये युद्ध हुआ। पानीपत एक डिस्ट्रिक्ट है, अपने आप में बड़ा डिस्ट्रिक्ट है। तो पानीपत में 1526 में पानीपत का पहला युद्ध हुआ। 3 युद्ध हुए पानीपत के, 1526, 1556 और 1761। ठीक है, तो ये युद्ध 3 हुए हैं, 1526, 1556 और 1761। इन 3 में पानीपत का प्रथम, द्वितीय और तृतीय युद्ध हुए। अभी हम पानीपत के प्रथम युद्ध की बात कर रहे हैं, कारण क्योंकि पानीपत का प्रथम युद्ध से भारत में बाबर का प्रवेश होगा और उसके पश्चात राणा सांगा से उसकी युद्ध होंगे। ठीक है, इसीलिए हम पहले पानीपत की बात कर लेते हैं। पानीपत प्रथम युद्ध, इसका विस्तार से वर्णन हम यहां नहीं करें, क्योंकि हमारा काम क्या है, आज राणा सांगा के विषय में पढ़ना है। बाबर के विषय में जब करेंगे तो हम करेंगे इस युद्ध को। 21 अप्रैल 1526। ठीक है, एक तरफ जो था फरगना का शासक बाबर, और दूसरी तरफ पठान थे इब्राहिम लोदी। परिणाम, बाबर की विजय हुई, भारत में मुगल सत्ता की शुरुआत हुई। तो भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था? बाबर था। भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था? बाबर। तो पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को हुआ। बाबर, मुगल और लोदी पठान, इब्राहिम लोदी। इस युद्ध में इब्राहिम लोदी मारा गया युद्ध के मैदान में। विशेष बात अपने बता देते हैं, क्योंकि मध्यकाल का पहला शासक था जो युद्ध के मैदान में मरा। इब्राहिम लोदी युद्ध के मैदान में मारा गया। ठीक है, और ऐसा मध्यकाल का पहला शासक था ये जो युद्ध के मैदान में मारा गया। मध्य युग का एकमात्र शासक जो युद्ध के मैदान में मरा। ठीक है, तो कुछ बातें ना याद रखनी चाहिए, जैसे कि भारत में मुगल वंश का संस्थापक बाबर है, ये सभी जानते हैं। ठीक है, पानीपत के प्रथम युद्ध से ये इसकी शुरुआत हुई। 21 अप्रैल 1526 को ये युद्ध हुआ था। बाबर यानी मुगल और इब्राहिम लोदी यानी पठान, तो मुगलों और पठानों के बीच में ये युद्ध हुआ था। और इस युद्ध में मुगल विजयी हुए, बाबर विजयी हुआ, भारत में मुगल सत्ता की स्थापना हुई। इब्राहिम लोदी युद्ध करता हुआ वीर मारा गया, और युद्ध के मैदान में मारा जाने वाला मध्य युग का एकमात्र शासक है ये। क्वेश्चन आ सकता है इस प्रकार से। ठीक है, तो भारत में मुगल सत्ता की अब शुरुआत हो गई है। अब बाद में बात आती है कि अब दिल्ली पर और आगरा पर सत्ता किसकी हो गई? बाबर की। दिल्ली और आगरा, तो ग्वालियर भी उस तरफ से। तो मैं थोड़ा बता देता हूं। ये पाकिस्तान, ये भारत का ही हिस्सा था उस समय। ठीक है,
यहां पर जो है ये है मेवाड़, और यहां पर दिल्ली, और यहां पर आगरा, और थोड़ा और नीचे चले जाए तो ग्वालियर। यहां बाबर का अधिकार हो गया और पंजाब पर भी हो गया। ये सारा अब बाबर के हिस्से में आ गया। मेवाड़ जो है इसको मान लीजिए थोड़ा और बड़ा कर देते हैं, क्योंकि सिर्फ वो नहीं, आसपास के क्षेत्र भी उसके हाथ में थे। तो ये तो है मेवाड़ राजस्थान में, और ये है दिल्ली, आगरा, ग्वालियर, पंजाब भी। यहां कौन हो गया? बाबर। पंजाब, दिल्ली, आगरा, ग्वालियर इत्यादि जो इब्राहिम लोदी के हाथ में थे वो बाबर के हो गए, क्योंकि पानीपत का युद्ध उसने जीत लिया था। ठीक है, तो ये जो है अब ध्यान रखना, इन दोनों के बीच में आपस में ठन गई। बाबर अपनी आत्मकथा जो है तुजुके बाबरी में लिखता है कि राणा सांगा ने काफी पत्र लिखे थे तब वो आया था। ये तुजुके बाबरी में लिखा है बाबर ने अपनी आत्मकथा में, और आरोप लगाया है कि राणा सांगा ने विश्वासघात किया था मेरे साथ, मतलब मेरे साथ नहीं, बाबर कह रहा है। बाबर कहता राणा सांगा ने विश्वासघात किया, अतः जो है उसे युद्ध करना पड़ेगा। ठीक है, और राणा सांगा की तरफ से अगर देखते हैं तो मेवाड़ के पुरोहितों में जो डायरी है, पुरोहित की डायरी, मेवाड़ के पुरोहित की डायरी में ऐसा लिखा है कि इनके बीच में कोई वार्तालाप हुई थी, पर ऐसा कहीं से भी संकेत नहीं मिलता कि राणा सांगा ने काफी दूत भेजे थे, काफी प्रार्थना पत्र भेजे थे, उसको लेटर भेजे थे, ऐसा कहीं से भी पता नहीं लगता। बस इतना ज्ञात होता है कि आपस में दोनों की बात हुई थी थोड़ी। ठीक है, वो भी लास्ट में आकर के कोई दूतों का आदान प्रदान हुआ, और मध्यस्थ की भूमिका रायसीन के सनहदी तंवर ने निभाई थी। इन दोनों के बीच में बातचीत के लिए जो है रायसीन के शासक थे सनहदी तंवर, वो मध्यस्थ का कार्य कर रहे थे। और खानवा युद्ध में सनहदी तंवर ने धोखा भी दिया था राणा सांगा को, और वो बीच युद्ध में बाबर की सेना से जा मिला, सनहदी तंवर। ठीक है, नक्शे में मैंने इसलिए दिखाया आपको ताकि आप ध्यान रखें। अब बात आती है तो खानवा युद्ध की। थोड़ा सा पहले ऐसे कर लेते हैं, खानवा युद्ध से पहले 16 फरवरी 1527 को दोनों सेनाओं के बीच में भिड़ंत हुई, क्योंकि इधर जो है ये जो सवाई माधोपुर है, सवाई माधोपुर मैंने आपको बताया था ना, कुत्ते की छतरी कहां है? सवाई माधोपुर में। याद रखना, पूरे भारत में ही शायद एक ही कुत्ते की छतरी होगी, सवाई माधोपुर में। तो क्वेश्चन आ जाते हैं, कभी कभी आ ही जाए। हमने देखे हैं बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन जो थोड़ा अलग होते हैं ना, वो आ जाते हैं। जैसे एक क्वेश्चन मैं बताता हूं, आया हुआ है आईएएस 2015 में। ठीक है, ये क्वेश्चन आया था 2015 में, मैं बता चुका हूं शायद, आरंभ वाले चैप्टर इंडियन हिस्ट्री वाले में बता चुका हूं। क्वेश्चन था दिल्ली किस देश की राजधानी है? आईएएस 2015 में आया था, दिल्ली किस देश की राजधानी है, और ऑप्शन में जाम्बिया, घाना, जिम्बाब्वे और पूर्वी तिमोर था। ठीक है, तो दिल्ली हम तो सोचते हैं कि भारत की राजधानी है, परंतु दिल्ली इसके अलावा और एक देश की राजधानी भी है, वो है ईस्ट तिमोर, पूर्वी तिमोर। वहां भी एक शहर का नाम दिल्ली है। पूर्वी तिमोर में भी एक शहर है जो कि राजधानी के कैपिटल है उसकी, ईस्ट तिमोर की, उसका नाम भी दिल्ली है। आईएएस 2015 में ऐसा क्वेश्चन आ गया, तो थोड़े अलग होते हैं, वो आ ही जाते हैं। अब बात करते हैं बयाना के युद्ध की। ये आरएस में आ चुका है, बयाना का युद्ध। बयाना आप सभी जानते हैं कहां है, भरतपुर में है। बयाना का जो युद्ध हुआ था 16 फरवरी 1527 को, और
ये क्या क्यों हुआ था? कारण था कि जो है बयाना भरतपुर में है, यहां पहले सवाई माधोपुर में खंडार के किले पर इसने अधिकार किया राणा सांगा ने, और ये आगे बढ़ रहा था, आगे बढ़ रहा था, तो उधर से बाबर की सेना जो है टकरा गई। मेहंदी ख्वाजा उसका सेनापति था, बाबर का। इस युद्ध में राणा सांगा की सेना ने बाबर की सेना को पराजित कर दिया। आरएस के एग्जाम में आ चुका है, ये ईयर मुझे याद नहीं है पर आया है कि किस युद्ध में राणा सांगा ने बाबर की सेना को पराजित किया। बयाना के युद्ध में 16 फरवरी 1527 को, ये भरतपुर के बयाना तहसील है इस समय, वहां हुआ था। ठीक है, अब नए जिंदे डी बना है तो पता नहीं कई परिवर्तन आ जाए, पर अभी तक जो है बयाना भरतपुर में ही है। ये एक भिड़ंत थी। ठीक है, बड़ा युद्ध इसको नहीं कहा जा सकता क्योंकि बड़ा युद्ध हुआ है खानवा का युद्ध। सत्रह मार्च 1527 को खानवा का युद्ध हुआ था। ठीक है, 17 मार्च 1527 को बाबर और राणा सांगा के बीच एक भयंकर युद्ध हुआ। यह युद्ध भरतपुर में खानवा के मैदान में हुआ था और यह गंभीरी नदी के तट पर है। ठीक है, गंभीरी नदी के तट पर है खानवा, तो वहां यह युद्ध हुआ था। रूपावास तहसील में जो है यह युद्ध हुआ था खानवा के मैदान में, रूपावास तहसील, गंभीर नदी के तट पर। अब बात आती है कि इस युद्ध में जो है राणा सांगा ने एक पुरानी परंपरा पाती पर्वन की शुरुआत की। इस युद्ध से पूर्व राणा सांगा ने एक पुरानी परंपरा पाती पर्वन की पुनः शुरुआत की। पाती पर्वन क्या है कि ये हरेक जो राजपूत हुआ करते थे राजा, उनको पत्र भेज करके इकट्ठा किया जाता था शत्रु से लड़ने के लिए। जो संस्कृति की रक्षा के लिए युद्ध किए जाते थे, धर्म की रक्षा के लिए युद्ध किए जाते थे, तब यह पाती पर्वन की परंपरा शुरू की गई थी राजस्थान में राजपूत राजाओं में। ठीक है, तो कर्नल जेम्स टोड के अनुसार 80,000 घुड़सवार थे इस युद्ध में राणा सांगा के साथ। 80,000 घुड़सवार थे और इसमें जो है 4 तो बड़े राजा, ठीक है, सॉरी 7 बड़े राजा, 9 राव और 104 रावत, 500 हाथी, ये राणा सांगा की सेना थी। दोबारा बताता हूं, 80,000 घुड़सवार थे राणा सांगा के। और ये कर्नल जेम्स टोड ने लिखा है अपनी पुस्तक में, एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान नामक पुस्तक है, कर्नल जेम्स टोड के द्वारा लिखी गई है। हम पहले चर्चा कर चुके हैं, किसी एक क्लास के अंदर हमने की है। ठीक है, और कर्नल जेम्स टोड ने जब ये लिखा है कि उनके 80,000 तो घुड़सवार थे और जो है 7 बड़े राजा, 9 राव और 104 रावण, ये इतने सारे, और इनके साथ 500 हाथी भी थे। तो सेना तो ईशान थी, नो डाउट। और पाती पर्वन के कारण काफी और सेना जो है इकट्ठी होगी, जैसे महमूद लोदी, इब्राहिम लोदी का जो है वो भाई था, तो वो भी इनके साथ हो गया 10,000 सैनिकों के साथ। 4,000 सैनिक जो है राव गांगा ने भेजे थे मानदेव के नेतृत्व में जोधपुर से।
ठीक है, बीकानेर से कल्याणबंद आए थे, जैतसी ने उनको भेजा था। और इसी प्रकार से जो है छोटे मोटे और भी थे, बड़ी सादड़ी के अज्जा, गोगुंदा के सज्जा, रायसेन के सिंधदी तंवर, ठीक है, आमेर के प्रताप सिंह कछवाहा, और चंदेरी से मैदनी राय, अनवर मेवात क्षेत्र से हसन खां मेवाती, बहुत सारे जो लोग थे जो पाती परवन के कारण इकट्ठे हुए थे, ठीक है। और इसमें बाबर की सेना, मतलब सबसे ज्यादा मान्यता जो है उसको बता रहा हूं, कहीं तो 8 से 10 हजार बताते हैं, 20,000 की मान्यता है। मुस्लिम लेखक फरिश्ता ने भी इसमें 20,000 की संख्या बताई है। करीब 20,000 जो है सैनिक उसके साथ थे। परंतु उसने सेना का मैनेजमेंट ऐसे किया था, ऐसी व्यवस्था बनाई थी कि एक तो वो बहुत ज्यादा, मतलब व्यवस्थापक बहुत अच्छा था, सेना को युद्ध के अंदर निर्णय ऐसे देता था और पूरी व्यवस्था रखता था। दूसरा, आप जानते ही हैं, भारत में तोपखाने का प्रयोग और बंदूकों का प्रयोग बाबर ने ही शुरू किया था। जैसे जहां तक हम जानते हैं, बाबर ने ही यहां भारत में ही शुरू किया। ये भारतीयों के लिए बिल्कुल नई चीजें थी। भारतीय एकदम से चौंक गए, कहां तीर चलाने वाले, कहां बांधा फेंकने वाले, तलवार चलाने वाले, और कहां बंदूक की गोलियां, कहां बम के गोले, तोपों के गोले। बिल्कुल नई चीजें आई थी भारत में, बाबर लेकर के आया था। एक बाबर तुनुगमा पद्धति भी लेकर आया था, क्योंकि बाबर बाहर जो है उज्बेकों से पराजित हुआ था, तो उज्बेकों से, उस्मानी तुर्कों से उसने और ईरानियों से बंदूकों के बारे में सीखा, युद्ध की प्रणाली उज्बेकों से सीखी, तुनुगमा पद्धति। तो ये चीजें वहां से सीख के यहां प्रयोग कर ली उसने। ये भारत के लिए, परंपरागत युद्ध लड़ने वाले राजाओं के लिए एक नई चीज थी। और सबसे बड़ी जो कारण बताया जाता है वो है बंदूकों और तोपों का प्रयोग, क्योंकि दूर से ही सैनिक मरने जा रहे थे, पास तो आ ही नहीं पा रहे थे, क्योंकि तलवारें, वो पास आते तो वो मारते, वो पास ही नहीं पहुंच पा रहे थे। जो यहां परंपरागत प्रणाली से राणा सांगा के सेना लड़ रही थी, या भारत में और भी मुस्लिम थे, हसन खां मेवाती था, महमूद लोदी था, ये परंपरागत तरीकों से लड़े थे। तो ऐसी स्थिति में हमें यह स्पष्ट होना चाहिए कि तोपों और बंदूकों के सामने जो है तीर, तलवार, भांडे, ये कोई काम के नहीं होते हैं, ठीक है। बंदूकें दूर से ही उड़ा देती हैं। पाती पर्वन की पुनः शुरुआत की, पहले मैं पाती पर्वन बता दूं, फिर हम इसमें राजपूत राजाओं को पत्र भेजकर युद्ध के लिए आमंत्रित किया जाता है। तो पाती पर्वन क्या है कि इसमें राजपूत राजाओं को पत्र भेज करके युद्ध करने के लिए जो है आमंत्रित किया जाता है। इनविटेशन था एक प्रकार से, पाती पर्वन, युद्ध के लिए आमंत्रण, ठीक है। कर्नल जेम्स टॉड के अनुसार राणा सांगा की सेना में 80,000 घुड़सवार, ठीक है, 7 राजा, 9 राव, 104 रावण और 500 हाथी थे। कर्नल टॉड वाला ही सबसे ज्यादा माना जाता है, हालांकि मुस्लिम लेखक 2 लाख के करीब बताते हैं। राणा सांगा की सेना करीब 2 लाख के आसपास थी, ठीक है। परंतु कर्नल जेम्स टॉड ने यह बात कही है जो सबसे नजदीक बैठती है कि इतने तो रहे होंगे। 80,000 घुड़सवार, 7 राजा, 9 राव, 104 रावण और 500 हाथी थे।
ठीक है, ये राणा सांगा की सेना है। जबकि बाबर की सेना में 20,000 सैनिक थे। ठीक है, बहुत बड़ा अनुपात है। हालांकि कुछ इतिहासकार बताते हैं कि ये अनुपात 1:1 था। एक मतलब मान लीजिए कि बाबर के पास और 2 अनुपात में राणा सांगा के पास। परंतु जो सबसे ज्यादा मान्यता है, मैंने कई जगह से दिया, तो सबसे ज्यादा मान्य था तो 20,000 सैनिक माने गए हैं बाबर की सेना में, इधर 80,000 से ज्यादा घुड़सवार। ठीक है, तो कुल मिलाकर के 1:4 बैठता है। ठीक है, 1:2 तो नहीं बैठता, 1:4 बैठता है इसमें 20 और 80। तो हमें ये ध्यान रखना है। ठीक है, कर्नल जेम्स टोड के अनुसार है ये, और बाबर की सेना जो है मुस्लिम फरिश्ता और कई अन्य लेखकों के द्वारा मैंने बताई है यहां। अब क्या है कि खानवा युद्ध से पहले बाबर की स्थिति क्या थी? ठीक है, अभी आप जानते ही हैं कि बाबर जो है, बाबर की सेना पिछले ही महीने यानी बयाना के युद्ध में 16 फरवरी को हारी थी, और वो सैनिक भयभीत थे पूरी तरह से। ठीक है, और भयभीत थे और युद्ध करने के लिए तत्पर नहीं थे। बाबर ने क्या किया कि उनको कहा कि मैं तुम्हारा तमगा कर माफ कर दूंगा। ये व्यापारियों से लिया जाता था अफगानिस्तान में। तो पहले वो फरगना का शासक था अफगानिस्तान में, तो इसलिए उसने वहां तमगा कर माफ किया। परंतु सैनिकों ने कहा कि हम तमगा कर माफ करवा के क्या करेंगे जब जिंदा ही नहीं बचेंगे, तो युद्ध करने से इनकार कर दिया। बाद में बाबर ने क्या किया कि वो मदिरापान बहुत करता था, तो मदिरा के पात्र थे कि मैं आज के बाद कभी शराब को हाथ नहीं लगाऊंगा, और जितने भी बर्तन थे, मटके थे जो सोने के बने हुए मदिराओं के, उन सबको तुड़वा दिया और सैनिकों में बंटवा दिया। फिर भी सैनिक नहीं माने। तब अंत में जिस चीज पर सबसे ज्यादा जो है एक मत होते हैं वो है धर्म। तब कुरान की शपथ दिलाई गई, प्रत्येक सैनिक को कुरान की शपथ दिलाई गई, और उनसे कहा कि हम मरेंगे तो जो है शहीद कहलाएंगे, और जिंदा रहे तो गाजी। पूरा इसको जिहाद का नारा दे दिया। बाबर ने इस युद्ध को जिहाद का नारा दिया था। ठीक है, तो जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे पास जो है समय अभाव है, इसलिए इस खानवा के युद्ध को हम कंडी करेंगे। ठीक है, तो अब हम आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद दोस्तों।